तब उन दोनों राजाओं के बीच में ये संधि हुआ कि शिपकी ला से मतलब ये ला इंडिया भारत का होगा, वो तिब्बत का होगा। अच्छा, ये दर्रा भारत का और शिपकी वाला दर्रा तिब्बत का होगा। हाँ, तब उन्होंने शर्त ये रखी थी, जब तक ये सतलुज नदी वापस मानसरोवर को ना भेजाए। अच्छा, हाँ, मतलब असंभव, और जब तक काला कौवे का सिर्फ सफेद ना हो जाए। अच्छा, असंभव, मतलब ये उन्होंने ये मतलब अटूट जिसको कहते हैं, हाँ, ये वादा किया। जनरली मैं लगभग 20 सालों तक इस इलाके में व्यापार करता रहा। उस जमाने में तो कैश भी था जब दादाजी और, क्योंकि तब वो चांदी का सिक्का चला करता था। हाँ, तो वो चांदी तो पूरी दुनिया में कहीं भी उसकी कीमत होता है, तब ये कैश में होता था। तो जैसे राशन हम उनको वहाँ दिया, उनके बदले में हम उनसे भेड़ लेते हैं, पशम लेते हैं, ऊन लेते हैं। तो घोड़े खच्चरों पर ही चलते हैं। लगभग हम लोग यहाँ से चलते हैं तो 2 महीने का एक पड़ाव हम रखते हैं। व्यापार करने जाएंगे तो 2 महीने, 1 महीना जाने का, 1 महीने आने का। अपर किन्नौर है आपके तकरीबन 700 खर्च से ऊपर, ये भाषा उनसे मिलती है। मतलब कई हद तक मिल जाता है, हम आपस में एक दूसरे में बात करके समझ सकते हैं। हाँ, इस नदी को बहुत पवित्र नदी मानते हैं। ये मानसरोवर झील से निकलता है और इसको हमारे लोकल बोली में लंगजन खंपा कहते हैं। लंगजन खंपा इसको हमारा लोकल बोली है, वैसे तो इसको सतलुज के नाम से जाता है। हमारे साथ नमग्या पंचायत के प्रधान है बलदेव सिंह, उनसे बात करते हैं। ये व्यापार करते रहे हैं जो चीन अधिकृत तिब्बत है, यहाँ पर ये काफ़ी समय तक इन्होंने व्यापार किया है, इनका अनुभव जानते हैं। ज़रा बताएं कितना टाइम जो है आपने व्यापार किया है, अब तो काफ़ी समय से बंद है, और किस चीज़ का व्यापार आप करते थे? हाँ, वैसे जनरली मैं लगभग 20 सालों तक इस इलाके में व्यापार करता रहा और 2002 में मैं फिर यहाँ जाना बंद कर दिया। तो उससे 2002 तक मैं इसमें व्यापार मेरा इस इलाके में जाना होता रहा। कितनी उम्र हो गई आपकी? हाँ, इस वक्त मैं 67 साल का हूँ। अच्छा, 67 ईयर्स। अच्छा, 20 साल तक आपने व्यापार किया, तो किस चीज़ का व्यापार? हाँ, व्यापार तो यहाँ ऐसा तो इस इलाके में दूर तक यहाँ पर चावल तो बिल्कुल नाम का भी नहीं होता है, पूरे तिब्बत में ही चावल नहीं होता है। तो चावल की विशेष करके बहुत बड़ा डिमांड रहता है इनका। चावल हो गया, फिर गुड़, तेल और आपके चीनी हो गया, इस तरह इनका डिमांड ज़्यादा रहता है इनको। और किसी ज़माने में तो यहाँ पर हमारे जो बुज़ुर्ग थे, मेरे से जो बुज़ुर्ग थे, मेरे दादाजी के टाइम पर तो यहाँ पर ये चुल्ली, विशेष करके चुल्ली का ही व्यापार, यहाँ चुल्ली ले जाया करते थे, चुल्ली और अनाज का। हाँ, तो बदल में ये कैश सिस्टम नहीं है। उस ज़माने में तो कैश भी था जब दादाजी और, क्योंकि तब वो चांदी का सिक्का चला करता था। हाँ, तो वो चांदी तो पूरी दुनिया में कहीं भी उसकी कीमत होता है, तब ये कैश में होता था। हाँ, उसके बाद चांदी के सिक्के ऑनली। हाँ, उसके बाद जब से ये नोट निकलना शुरू हुआ तो फिर ये सिक्के बंद हो गए, तो फिर ये चला अदली बदली वाला सिस्टम है। अच्छा, वस्तुओं का आप कुछ चीज़ देंगे तो बदले में चीज़ लेंगे। हम वस्तु जैसे राशन हम उनको वहाँ दिया, उनके बदले में हम उनसे भेड़ लेते हैं, पशम लेते हैं, ऊन लेते हैं, घोड़े लेते हैं, याक लेते हैं, बैंगी बेडू लेते हैं, चिक्कू लेते हैं, इस तरह के रहते हैं। और फिर इधर भेड़ पालक और पशुपालक बहुत ज़्यादा प्रथा है तिब्बत में। तो यहाँ पर जो मक्खन होता है जो लोकली है, वो बहुत टेस्टी माना जाता है। जो याक का विशेष करके फीमेल याक का जो दूध से निकाला, वो बहुत मशहूर और टेस्टी माना जाता है। उसको हम लोग यहाँ लाते हैं। अच्छा, इधर याक ही होता है, गाय नहीं? याक, चोरू और चोरू, ये 2 चीज़ ज़्यादा होता है। तो ज़रा बताएं, ज़रा अगर मान लीजिए आपने भेड़ उनसे ली है, तो बदले में आप क्या देते थे? कीमत कैसे तय होती थी कि उसके बदले में जो है ये दिया जाएगा? कीमत कैसे तय होती? हाँ, कीमत तब ये तय होता था, पाथा कहते हैं हमारे तो नाम का एक होता है जिसे हम पत्था बोलते हैं। उसके आधार पर कि 3 पत्थर पे 1 भेड़, 2 पत्थर पे 1 बकरी। अच्छा, आपने अगर 3 पत्था चावल दिया तो 1 भेड़ आएगा। 2 पत्था चावल दिया अनाज देगा तो 1 बकरा आएगा, चिग्गू बकरा। उसी प्रकार पशम हो गया उसका रेट, इसी प्रकार ये तय होते थे।
पशम जैसे एक पाथे पे आप, तब तो शेर होता था, किलो हाँ, नहीं चलता था, शेर के हिसाब शेर के हिसाब से। तो एक शेर हमको पशम, कच्चा पशम, उसमें वो क्या कहते हैं आपके जो लंबे बाल वाले ज़्यादा होते हैं, जिसको साफ करना पड़ता है। हाँ, वो पशम का एक रॉ मटेरियल होता है, वो इस तरह से आदान प्रदान करते हैं। उस वक्त सड़कें तो होती नहीं थी, तो कैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका था, घोड़े खच्चर या पैदल? हाँ, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्कुल ही कम्प्लीटली घोड़े और खच्चरों पर होता था। तो घोड़े खच्चरों पर ही, रोड तो कहीं होता नहीं था। तो घोड़े खच्चरों पर ही चलते हैं। लगभग हम लोग यहाँ से चलते हैं तो 2 महीने का एक पड़ाव हम अच्छा, रखते हैं। व्यापार करने जाएंगे तो 2 महीने? 2 महीने, 1 महीना जाने का, 1 महीने आने का। हाँ, तो फिर इस तरह से हमारा ये पड़ाव रहता है। अच्छा, तो आप अपने नमग्या से आपने शुरू किया सफर, तो वहाँ कौन कौन से गांव आप जाते थे? और आपने बोला कि 2 महीने लगते थे। जी। हाँ, पहला गांव तो इधर ही शिपकी आता है, जिसके नाम से शिपकी ला पड़ा। शिपकी ला में शिपकी के ऊपर वाले जो दर्रा है उसे ला कहते हैं लोकल बोली में, इसलिए इस जगह का नाम शिपकी ला इसलिए पड़ा। पहला शिपकी आता है और सेकंड चौक आता है उसके 2-3 किलोमीटर आगे। उसके बीच में ये सतलुज नदी बहता है। जो पहला तो लोकल ब्रिज था जो लकड़ियों को बनते थे, वो क्रॉस करके फिर पार जाके आपको एक कोरंग गाँव आएगा, कोरंग गाँव। अच्छा। फिर कोरंग गाँव से आगे जाके तियक एक गाँव आएगा, फिर नदी से पार एक रानी गाँव आएगा, फिर ऊपर से जाकर मायांग आएगा, मायांग गाँव। मायांग गाँव इस पहाड़ी इलाके का, जो हिमालयन जो हमारे जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, मायांग के आगे जाकर तकरीबन 20-30 किलोमीटर आगे जाकर 30-40 किलोमीटर का एक शिरंगला जोत है, बहुत बड़ा ऊंचा जोत है। उस जोत को क्रॉस करना पड़ता है। अच्छा। उस जोत को क्रॉस करने के बाद फिर आगे जाके तिब्बत का पठार शुरू हो जाता है। फिर ये पहाड़ आपका मशहूर जो तिब्बत का पठार है वो शुरू हो जाता है। फिर ये पहाड़ी एरिया खत्म हो जाए। फिर जितना आप डीपली जाओ उतना स्मूथ और ये पठार शुरू हो जाता है। जरा उस वक्त ये नहीं था, क्योंकि आपको दूसरे देश में जाना है, तो क्या सिस्टम होता था? आपकी आइडेंटिटी क्या होती थी? कैसे जो है आपको भेजा जाता था और कितने लोग जाते थे आप? हाँ, उसमें तो अब देखो, शुरू में तो जब बुजुर्गों का था तब तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। वहाँ के लोग भी यहाँ आते थे, हमारे लोग भी यहाँ जाते थे। जब से बॉर्डर बना, ये हमारी फौज बैठा, हाँ जी, 62, 65, 67 के बाद ही यहाँ फौज आई है। हाँ, तब उस बात को शायद मैं आपके चैनल पे कहना नहीं चाहूँगा। हम लोग कुछ गवर्नमेंट के दूसरे कुछ कोई उसके जरिए से जाते हैं। लोकल जो कस्टम है आपका, उसी हिसाब से ये बना होगा, कोई ऐसा नियम बना है कि जिससे आप जो है सीमा के आर पार जा सकते थे? हाँ, लोकल नहीं है तो एक गवर्नमेंट है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में इस व्यू से हम जाते हैं। तो हम हमारा जाने का तरीका वही होता है जो पुराना व्यापार चल रहा होता है। अच्छा, वही तरीका वही रखा होता है। जरा मुझे बताएं कि 2 महीने आपने बोला कि घोड़े खच्चर से आप सफर करते हैं, और इलाका तो देखिए कितनी कठिन ये भौगोलिक स्थिति है, तो खतरे क्या क्या थे इस सफर में? ना, खतरे तो इसमें कोई विशेष नहीं था, कोई ऐसा जान माल का ऐसा कोई खतरा नहीं था। बस ऐसा है कि जो आपका चलना है, 1 महीना जाना, 1 महीना आना, वो बहुत बड़ा कठिन परिश्रम था। अच्छा। हाँ जी। तो कितने लोग जाते थे एक साथ व्यापार करने? हाँ, एक ग्रुप में 6 से 7 लोग जाते थे। 6 से 7 लोग। अच्छा। और वहाँ तिब्बत में आप कम्युनिकेशन किस तरह से रहता था? बातचीत, उनकी तो भाषा अलग है या मिलती जुलती है? हाँ, ये जो अपर किन्नौर है आपके तकरीबन 600 खर्च से ऊपर, ये भाषा उनसे मिलती है। मतलब कई हद तक मिल जाता है। हम आपस में एक दूसरे बात करके समझ सकते हैं। अच्छा, समझ सकते हैं। हाँ, तो कमाई कैसे हम मान लें कि आपको अच्छा व्यापार हुआ है, आपको अच्छा मुनाफा हुआ है, वो कैसे आंका जाता था? वो अच्छा व्यापार तो यही है कि व्यापार में तो ऊंच नीच तो चलते रहता है। हाँ। और उधारी का सिस्टम तब से ही था। अच्छा, तब भी उधारी। हाँ, जो गरीब लोग थे उनको तो उधार देना पड़ता है, या उनके बहुत बड़ा मालदार होता है, उनसे हमें कुछ भेड़ बकरे या गाय बैल लाना पड़ता है, जो हमारा जब सामान खत्म हो जाता है उनसे लाके नेक्स्ट टाइम हम उनको पूरा करते हैं। तो उसी प्रकार यही है यहाँ भी। अब उस आपके जो सामान है कई बार बड़े अच्छे भाव में बिक जाता है, कई बार नहीं बिकता है। वो तो एक बाजार भाव की तरह ही रहता है। यात्रा का, व्यापार का समय कौन सा चुना जाता था? आइडियल जो है टाइम क्या है सफर करने, कौन सा? सफर करने का टाइम यही जून से सितंबर।
अच्छा, जून इसी से बीच सितंबर। व्यापार। हाँ, उसके बाद में कई बार हम लोग अक्टूबर में चले जाते हैं, बहुत बड़ा रिस्की है क्योंकि पहाड़ों में बर्फ पड़ जाता है तो फिर हम वहाँ फंस जाते हैं। यहाँ कितनी बर्फ पड़ती होगी? यहाँ पर नहीं, अब तो बर्फ पड़नी बहुत कम हो गया, हार्डली 2 से 3 फीट। 2 से 3 फीट। और नमगिया में कितनी पड़ती है? नामगिया में ये 1.5 फीट। जरा मुझे बताओ, मैं जब यहाँ हमने बस से सफर शुरू किया स्थानीय लोगों से, हमारे सहयोगी भी है अरुण, यहाँ से अरुण नेगी, तो वो भी बता रहे थे इस सतलुज का बहुत बड़ा महत्व है किन्नौर के लोगों को। जरा बताएं इसके महत्व के बारे में। और ये बहुत पवित्र और बहुत पूजनीय नदी मानते हैं यहाँ के। हाँ, इस नदी को बहुत पवित्र नदी मानते हैं। ये मानसरोवर झील से निकलता है और इसको हमारे लोकल बोली में लंगजन खंपा कहते हैं। लंगजन खंपा इसको हमारा लोकल बोली है, वैसे तो अब इसको सतलुज के नाम से जाता है। और जो स्पीति से निकलता है आगे जाके दोनों सतलुज के नाम से जाते हैं, बट इस नदी का नाम सतलुज है। ये मानसरोवर झील से निकलता है। लंगजन खंपा का इसका नाम इसलिए है, ये जब जहाँ से निकलता है वहाँ का जो पहाड़ का दृश्य है हाथी के सूंड का जैसा है, जो हाथी की सूंड से ये निकलता है, तो इसका नाम लंगजन खंपा रखा गया है। अच्छा, और यही जगह है जब भारत में सतलुज आती है? जी हाँ, ये पहला जगह है जो भारत में सतलुज एंटर करता है। और इससे भी पूर्व में एक, जब ये राजाओं के टाइम था तब इसमें हमारे तो ये बुशेरी राजा का राज्य था ये। और तिब्बत का राजा तो नहीं था पर तिब्बत का सूबेदार था इस इलाके में। उनके बीच में ये संधि हुआ है। अच्छा। इस जमीन के बंटवारे का। तो लद्दाख के जो राजा थे वो उसको यहाँ पर गवाह के तौर पर लाया गया। तब उन दोनों राजाओं के बीच में ये संधि हुआ कि शिवकी ला से मतलब ये ला इंडिया भारत का होगा, वो तिब्बत का होगा। अच्छा, ये दर्रा भारत का और शिवकी वाला दर्रा तिब्बत का होगा। हाँ, तब उन्होंने शर्त ये रखी थी, जब तक ये सतलुज नदी वापस मानसरोवर को ना भेजाए। अच्छा। हाँ, मतलब असंभव। और जब तक काला कौवे का सिर्फ सफेद ना हो जाए। अच्छा। असंभव मतलब ये उन्होंने ये मतलब अटूट जिसको कहते हैं। हाँ, ये वादा किया। और इस हंगरंग घाटी का क्या संबंध है? हमने सुना है कि ये भी गिफ्ट में मिला है ना। हंगरंग घाटी गिफ्ट में नहीं, हंगरंग घाटी कहानी हमने हाँ नहीं, गिफ्ट नहीं। हंगरंग घाटी एक्चुअल में तो ये लद्दाख राज्य का रियासी था। अच्छा। बाद में फिर रामपुर राजा और उनके बीच में जब संधि हुआ तब ये हंगरंग घाटी बुशेर राजा को मिला। शादी ब्याह भी हुआ है कहते, ये भी बता रहे थे कोई कि शादी ब्याह भी होता था तिब्बत वालों। यही नजदीकी गांव है, क्यों गांव में अब तो नहीं रही, काफी समय पहले की बात है। हमारे कानम की एक बुढ़िया माँ या लड़की की शादी हुई थी, जो वहाँ बहुत बुढ़िया अवस्था में 70-80 साल की अवस्था में उनके लिए थे। तो शादी तो क्या फिर आपका कल्चर मिलता जुलता है? नहीं, वैसे तो हमारा अलग, हम जात अलग मानते हैं। अलग इसलिए मानते हैं, वो गोमांस यूज करते हैं। अच्छा। हम गोमांस यूज नहीं करते हैं। वो तो उन दो के बीच में कोई ऐसा प्रेम विवाह वो आगे जो प्रेम विवाह हो गया। अच्छा। जी हाँ, तो कल्चर के हिसाब से वो मान्यता नहीं है। अच्छा, प्रेम में जो है आप सीमाएं नहीं देखते? प्रेम का तो कोई सीमा ही नहीं होता। यहाँ भी किसी की शादी हुई है मतलब तिब्बत से? नहीं, इधर ऐसा कोई ऐसा नहीं। तो आप गांव के प्रधान भी है, आखिरी गांव है शिवकिला से पहले नमगिया। तो क्या बदलाव आपको लगेगा कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बदलाव होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से जो सुविधाएं हैं, बहुत कठिन भौगोलिक परिस्थिति है, और क्या आपको लगता है कि बदलाव आएगा इस शुरुआत से ये खोला गया है अब सैलानियों के लिए? जी 100% इसमें बदलाव आएगा, क्योंकि आज तक तो यहाँ पर सिविलियन अलाउड ही नहीं था शिवकिला के ऊपर आने का। तो अब ये जब ये ट्रेड क्या कहते हैं, आपको टूरिज्म खुलेगा तो इसमें टूरिस्ट आएंगे, स्थानीय लोगों का जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार मिलेगा, और चलो प्रदेश को भी हम चाहते हैं कुछ रेवेन्यू मिलेगा इससे। ये तो बहुत ही लाभकारी है। ये तो हमारा सपना था कि कभी ये इस तरह का हो, साकार हो गया आज के दिन पे। अभी कुछ ही देर में ये साकार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री जी इसका घोषणा करेंगे। तो अब तो हम तो ये भी चाहते हैं कि यहाँ से जो एक तो हमारे यहाँ पर एक ट्रेड
इंडो चाइना ट्रेड शुरू हुआ था, वो अभी हाल ही जब कोविड के चलते ये ट्रेड बंद हो गया। हाँ, वो भी रीओपन हो। एसोसिएशन भी है यहाँ पर, कोई कहते हैं व्यापारियों की, आप है उसके मेंबर? हाँ, एसोसिएशन भी बना था, उसके बाद जब बंद हो गए तो उसके ऊपर कोई ज्यादा नहीं है। एसोसिएशन है। कौन सी एसोसिएशन? हाँ, ये इसको क्या कहते हैं, इंडो चुपन ट्रेड के नाम से ही बनाया गया। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, आप चाहते हैं कि वो फिर से खुले? फिर से खुले, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मानसरोवर झील का यात्रा भी यहाँ से खुले। हाँ। हिंदुस्तान और चाइना मानसरोवर झील का सबसे नियरेस्ट और सबसे सेफ रूट ये रहेगा। और ये बहुत पवित्र भूमि भी मानी जाती है। हाँ, बिल्कुल पवित्र तो है जी। यहाँ पर देखो आप, इसके वातावरण देख के आपको ऐसा लगेगा यहाँ पवित्रता है। वैसे तो हमारा तो वैसे ही मानना है, देव भूमि हम मानते हैं। आराध्य देव कौन है यहाँ के? हमारे तो वैसे तो हम तो बौद्ध धर्म को मानते हैं, बट हमारे लोकल ग्रामीण देवता भी होते हैं। अच्छा, ग्राम देवता जो। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए कितने खूबसूरत परिधान में यहाँ पर आपको जो है जो पारंपरिक महिलाएं हैं वो जी। अच्छा, स्पेशली यहाँ के लिए। अच्छा, ओके। तो देखिए कितनी खूबसूरत ये पारंपरिक वेशभूषा है। उसमें किस तरह से महिलाएं यहाँ पर आई है। कुछ और लोग भी हमें नजर आ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मैं जोगिंदर सोनी, रामपुर के शहर से। अच्छा, जरा बताएं क्या बदलाव आएगा, ये अब खुल रहा है सैलानियों के लिए? ये अगर खुलता सैलानियों के लिए इस एरिया का डेवलपमेंट में एक अहम भूमिका निभाएगा, बदलाव आएगा। और ये हिमाचल सरकार की बहुत बड़ी पहल है जो ये इतना बड़ा कदम उठाया। इससे हम मानसरोवर के लिए भी यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी। हाँ। और चाइना से ट्रेड भी बढ़ सकता है अगर इसको कॉरिडोर को ओपन करते हैं तो। एक सवाल रह गया बलदेव जी, थोड़ा सा समय आपसे और हम लेना चाहेंगे। जरा, हमने यहाँ पर सुना कि इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा गांधी यहाँ पर आई थी, पहली जो है एकमात्र भारत की प्रधानमंत्री हैं जो यहाँ पर आई थी। क्या आप उस वक्त मौजूद थे? जी। हाँ, उस वक्त तो मैं काफ़ी छोटा था। हम स्कूलों में पढ़ते थे। हमारे गुरुजी ने नामगिया होकर गए, तब तो वो पू तक तो गाड़ी द्वारा आया, फिर पू से ये घोड़े पे बैठ के गई यहाँ तक। हाँ जी। तो हमारे गुरुजी हमारे को कहीं से फूल लेके आए, कहीं नीचे से, तब तो हमें ज्ञान नहीं था वो फूल कहाँ से आया। तो हमें इंदिरा गांधी जिंदाबाद का नारा लगाने हमें वहाँ रखा गया। तो हमें उनका वेलकम किया कहने को तो। अच्छा, आप लोगों ने वेलकम? हाँ, हमने वेलकम, स्कूल के बच्चे थे। हाँ, ये 1968 की बात है। जो श्रीमती गांधी जी यहाँ बता रही हैं। अच्छा, आपने देखा है उनको? हाँ, बिल्कुल देखा है जी, हमने बिल्कुल मिस गांधी को देखा है। बहुत यंग और एकदम से, तब तो बहुत ही जवान थे। और उस वक्त जरा ये बताएं कैसे पू से यहाँ तक आपने कहा कि घोड़े पर आए, तो समय कितना लगा होगा यहाँ? हाँ, अगर आप नामगिया से चलेंगे तो 3 घंटे का समय लगता है यहाँ घोड़े पे। तो 3 घंटे? 3 घंटे घोड़े पे आई। हाँ जी। अच्छा। और यहाँ पर किस लिए आई थी? हाँ, यहाँ पर तो वो ऐसे ही शिप किला विजिट करने आए थे, आखिरी बॉर्डर देखने आए थे, और हमारे फौज के जवानों को थोड़ा सा हिम्मत दिलाने आए थे। और यहाँ से आगे आप चले जाएंगे, 0 पॉइंट पे इंदिरा गांधी स्टोन का मेमोरियल आर्ट भी लगा है। अच्छा, उन्होंने स्टोन रखा? हाँ, उन्होंने स्टोन रखा है जी। तब से वो इंदिरा स्टोन के नाम से मशहूर है, 1968 से। कुछ महिलाएं भी नजर आ रही है, उनसे भी बात करते हैं। कोई बात करेगा? आप बात करेंगे? अच्छा, जरा पहले तो नमस्कार आपको। ये जरा बताएं अपने आभूषण के बारे में जो आपने पहने हैं, क्या क्या इसे कहा जाता है? अच्छा, कौन बताएंगे? इसको, ये तो किन्नौरी टोपी है। हाँ। और इसको सोना बोलते हैं हमारे उसमें पूरी अच्छा। में। हाँ जी, इसको मैंदोमा। और ये तिकरा होता है। हाँ जी, ये क्यों होता है? और ये सोने और चांदी का ही है। हाँ जी। और ये स्पेशली जब उत्सव होता है तभी आप? जी, स्पेशली जब हमारे लामा वगैरह और जैसे वेलकम करना होगा, शादी वगैरह में ऐसे कल्चर प्रोग्राम ऐसे करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले? मैं अपर किन्नौर लियो से हूँ। अच्छा, लियो से। तो क्या आपके लिए क्या मायने रखता है ये जगह और आज का दिन? ये जगह तो बहुत वो है यहाँ से। अब ये रोड खुल गया तो लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा है, डेवलपमेंट होगी। हाँ जी, टूरिज्म को काफ़ी अच्छा
हेल्प मिलेगा। और क्या बोलते हैं, रोड वगैरह ठीक है काफ़ी हद तक, और लोगों को आना चाहिए घूमने के लिए यहाँ पे जी। जाहिर सी बात है कि उसके बाद यहाँ पर बहुत सारा विस्तार होगा और स्थानीय लोगों को भी फायदा होगा। आप क्या काम करते हैं? मैं तो हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, हाउस। हाँ जी। और यहाँ पर बच्चे हैं आपके? हाँ जी, हाँ जी, एक है। और शिक्षा का क्या है यहाँ पर, स्कूल कॉलेज? शिक्षा का तो किन्नौर में तो इतना बहुत, अपर किन्नौर में तो इतना ज़्यादा नहीं है, चांगो में है बस। बाकी तो काजा, ज़्यादातर लोग काजा में ही पढ़ाते हैं बच्चों काजा को। तो बहुत दूर है। हाँ जी, काजा दूर है, फिर रिकोंग पियो जाना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। कोई बट सरकारी स्कूल में इतना ज़्यादा वो नहीं है आजकल। तो सारे बच्चे, ज़्यादातर मैक्सिमम गाँव के बच्चे सारे प्राइवेट स्कूल्स में हैं, तो शिक्षा की तो थोड़ा सा हाँ, वो कमी है और इलाका भी कठिन है। तो अब धीरे धीरे लगता है कि इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में भी विस्तार होगा। हाँ जी। और हेल्थ सर्विसेज तो फिर भी ठीक है, पीओ जाना पड़ता है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत वो करना हो तो थोड़ा बहुत तो वहाँ पे हो जाता है ना, जैसे नॉर्मल चेकअप। तो बाकी अल्ट्रासाउंड वगैरह ऐसे, जैसे थोड़ा ज़्यादा सीरियस होगा तो फिर पीओ ले जाना पड़ता है मरीजों को, पीओ वगैरह। चलिए, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।